आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सच मानिए, बड़े शारीरिक अंगों से लेकर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सेलुलर फैक्ट्रियों तक ये पूरा सिस्टम एक हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, तंत्र का एक बेसिक परिचय। दूसरा, वृषण यानी टेस्टिस की अंदरूनी संरचना। तीसरा, शुक्राणुओं का पूरा ट्रांसपोर्टेशन रूट। और आखिर में ग्रंथियों और बाह्य जननेंद्रिय की भूमिका। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, तंत्र का परिचय। किसी भी सिस्टम को समझने से पहले उसकी लोकेशन जानना बहुत जरूरी है ना? तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव शरीर के पेल्विस रीजन यानी श्रोणि क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। इस पूरे सिस्टम के 4 मेन पिलर्स हैं, एक जोड़ा वृषण, कुछ सहायक नलिकाएं, विशेष ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रिय। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक साथ मिलकर एक जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्शन और डिलीवरी नेटवर्क बनाते हैं। यही वो पूरी मशीनरी है जो जीवन की शुरुआत का बेस तैयार करती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वृषण की संरचना। आइए अब उस जगह पर जूम इन करते हैं जहां इस पूरी प्रक्रिया की असल में शुरुआत होती है, हमारी प्राइमरी प्रोडक्शन साइट। वृषण शरीर की मेन बॉडी कैविटी के अंदर नहीं होते, बल्कि ये शरीर के बाहर एक सुरक्षित थैली जैसी संरचना में मौजूद होते हैं, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रकृति ने इतने अहम अंग को शरीर के बाहर क्यों रखा? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड बायोलॉजिकल कारण है, और वो कारण है तापमान का कंट्रोल। जी हाँ, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये बाहरी लोकेशन वृषणों के तापमान को शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से करीब 2 से 2.5 डिग्री कम रखती है। सुनने में शायद यह मामूली सा अंतर लगे, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए ये एकदम अनिवार्य शर्त है। इसके बिना प्रोडक्शन शुरू हो ही नहीं सकता। अगर इनके आकार की बात करें तो ये अंडे के आकार यानी ओवल शेप के होते हैं। लंबाई बस 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास। सुरक्षा के लिए हर एक वृषण एक बहुत ही सघन आवरण यानी एक डेंस कवरिंग से ढका रहता है, जो इस नाजुक अंग को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं, इस नंबर पर गौर करते हैं, 250। हर वृषण के अंदर कोई एक बड़ा सा खाली कमरा नहीं होता, बल्कि ये लगभग 250 छोटे छोटे कक्षों में बटा होता है। इन्हें वृषण पालिकाएं या टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। इस कमाल की इंजीनियरिंग से ही पता चलता है कि ये सिस्टम अंदर से कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इन 250 पालिकाओं में से हर एक के अंदर 1 से 3 बहुत ज्यादा मुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं। इन्हें शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इन ट्यूब्स को इस बायोलॉजिकल कारखाने की असेंबली लाइन माना जा सकता है, क्योंकि यहीं पर बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर शुक्राणुओं के बनने का काम असल में शुरू होता है। अब यहाँ जो चीज़ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है काम का बंटवारा। इन नलिकाओं के अंदर मुख्य रूप से 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक तरफ है नर जर्म कोशिकाएं यानी हमारे वर्कर्स, जो मियोसिस के जरिए एक्टिवली शुक्राणु बनाते हैं, और दूसरी तरफ है सर्टोली कोशिकाएं, जिन्हें हम केयर टेकर्स कह सकते हैं। ये केयर टेकर्स विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण और पूरा सपोर्ट देते हैं। अब बात करते हैं नलिकाओं के बाहर की उस खाली जगह की जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसी जगह पर लेडिग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका काम सीधे तौर पर स्पर्म बनाना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के कंट्रोल रूम की तरह काम करना है। ये कोशिकाएं एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करती हैं। यही वो हार्मोनल सिग्नल्स हैं जो पूरे सिस्टम को चालू रखते हैं। चलिए, कारखाने में प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? भाग 3 में हम देखेंगे शुक्राणु परिवहन मार्ग। अब हम उस बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड और सीक्वेंशियल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके जरिए शुक्राणु अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये पूरा सफर 7 शानदार पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले शुक्रजनक नलिकाओं से शुरुआत होती है, जो वृषण जालिकाओं तक जाती हैं। फिर शुक्रवाहिकाओं से होते हुए शुक्राणु एपिडिडेमिस यानी अधिवृषण में पहुंचते हैं, जो वृषण के ठीक पीछे मौजूद होता है। यहाँ से रास्ता शुक्रवाहक में जाता है, जो ऊपर की तरफ जाकर मूत्र मार्ग के ऊपर एक लूप बनाता है,
और फाइनली स्खलनीय वाहिनी के जरिए मूत्र मार्ग तक पहुंचता है, एकदम स्मूथ और नॉन स्टॉप एग्जिट रूट। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, ग्रंथियां व जननेंद्रियां। यहाँ हम उन जरूरी तरल पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी यात्रा में सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, और उस डिलीवरी मैकेनिज्म को समझेंगे जो इस पूरी प्रोसेस को सफल बनाता है। सबसे पहले जरा इन सहायक ग्रंथियों की सटीक संख्या पर नजर डालते हैं। एक जोड़ा शुक्राशय यानी सेमाइनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। ये सटीक कॉम्बिनेशन ही वो जरूरी संसाधन मुहैया कराता है जिससे सिस्टम अपना काम पूरा कर पाता है। इन तीनों ग्रंथियों का जो मिला जुला स्राव होता है उसे सुक्रे प्लाज्मा या सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और ये कोई आम लिक्विड नहीं है, ये फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम से भरा एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल मिक्सचर है। यही प्लाज्मा शुक्राणुओं को इस लंबी यात्रा के लिए एनर्जी और मूवमेंट की ताकत देता है। इसी में बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों के स्राव का एक बहुत ही स्पेसिफिक काम होता है। ये शिश्न को जरूरी ल्यूब्रिकेशन यानी स्नेहन प्रदान करने में मदद करता है। देखने में शायद ये एक छोटा सा सपोर्टिव फंक्शन लगे, लेकिन ये पूरी प्रजनन प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और घर्षण रहित बनाने के लिए एकदम क्रूशियल है। अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय यानी शिशन की। ये एक खास तरह के टिश्यूज यानी ऊतकों से बना होता है जो इसके उत्थान में मदद करते हैं। इसका मेन काम वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन की प्रक्रिया को मुमकिन बनाना है। एक ऐसा बायोलॉजिकल डिलीवरी सिस्टम जिसे खास तौर पर इसी एक उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। और ये इस तंत्र की अंतिम संरचनाओं को बड़े ही स्पष्ट रूप से दिखाता है। शिश्न के बिल्कुल आखिर में जो थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे शिश्न मुंड या ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, और ये एक बहुत ही ढीली त्वचा की परत से कवर रहता है जिसे अग्रछद या फॉरस्किन कहा जाता है। ये वो अंतिम कड़ियां हैं जो इस पूरे एनाटॉमिकल सिस्टम को पूरा करती हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया, तापमान के उस बारीक कंट्रोल से लेकर वर्कर और केयरटेकर सेल्स की गजब की टीम वर्क तक, पेचीदा नलिकाओं के जाल और एनर्जी देने वाले तरल पदार्थों तक। ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये जटिल और एकदम सूक्ष्म प्रक्रियाएं मानव जीवन की नींव रखने के लिए आपस में इतनी परफेक्शन के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं। सच में ये अंदरूनी कारखाना जीव विज्ञान का एक जीता जागता चमत्कार है। विज्ञान के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।